लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट किया था, अगर आपको याद हो तो। थोड़ा टॉपिक हार्ड है ना, बताओ हमें, थोड़ा फिर से रिवाइज करने की जरूरत है या आगे कंटिन्यू करूं? कितने स्टूडेंट्स है? ओके, रिवाइज, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा ऐसे। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए ना ज्यादा। वो ऑनलाइन मीटिंग था उस दिन फ्राइडे को, हमने जब लास्ट लेक्चर दिया ना अपना, तो उस दिन हमारा हेडेक होने लगा था। 3-4 ऑनलाइन मीटिंग हो गए, पहले हमारा कॉलेज का ऑनलाइन मीटिंग हुआ था, फिर हमने आपका लेक्चर लिया, फिर 11th स्टैंडर्ड के 2 क्लास का मीटिंग था, और फिर वो रेंज में रह रहे के वाईफाई में ऐसा लग रहा था पूरा वाईफाई हमारे दिमाग में घुस गया है, ऐसे रेडिएशन घुस गए ऐसा लग रहा था। तो वैसे आपको भी बहुत प्रॉब्लम होती होगी, आप लोग जो लोग ऑनलाइन लेक्चर सुनते हैं ना। सैटरडे को क्या लिखा है हमें समझ में नहीं आया, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, टॉपिक रिवाइज करते हैं। जब आप टाइप किए तब तक वो निकल जाता है रीडिंग करने तक। फ्राइडे एंड सैटरडे को कौन पेपर बनाया? हाँ बनाना, किसने बनाना था? जो लड़की थी ना, एक लड़की, उसने बोला था हमें हम बनाएंगे। देखो, मंडे एंड ट्यूसडे आपका था अनस, फिर उसके बाद वेडनेसडे एंड थर्सडे साक्षी का था, बराबर है ना? और फिर फ्राइडे एंड सैटरडे वो लड़की का नाम हमें याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ ये देखो, ये कृषिका है, उसने बोला था पर वो भूल गई होगी या कुछ हो गया होगा। चलेगा, मैं एक बार टॉपिक रिवाइज करती हूँ, पूरा टेक्स्ट बुक वाइज एक बार फास्ट ले लेती हूँ, तो आपको जितने भी कनेक्ट है ना, आप एक दूसरे से कनेक्ट हुआ करो। और मेन क्या है कि कैसे कहना है हमें, मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पे देखा करो, या तो जैसे आप लोग ऑनलाइन बाकी सब चीजों को भी देखते हो ना, तो इसे देखा करो। पर टीचर का सुनने से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। टीचर चाहिए, जैसे पर्सनल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बोलते हैं ना, उस तरह से कनेक्शन के लिए। तो हमें वो टॉपिक एक मिनट, मैं जरा कॉर्ड लेती हूँ। आवाज क्लियर आएगा आप लोगों को? हाँ, तो हमें वो टॉपिक है ना अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो देखो, हमने पहले दिन क्या लिया था इस टॉपिक में, डिस्कवरी ऑफ डीएनए। ये समझ में आया सबको? ये न्यूक्लियन क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है? आप थोड़ा बीच बीच में चैट करते जाएंगे तो मुझे भी आइडिया आती जाएगी। ये कंसेप्ट क्लियर हुई आपको? जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने वो 2 स्ट्रेन को पढ़ा था, वायरुलेंट और अवायरुलेंट, फिर वो माइस के बॉडी में इंजेक्ट किए, फिर रफ स्ट्रेन वैरायटी इज कन्वर्टेड इनटू स्मूथ स्ट्रेन। शाबाश, थैंक यू दीक्षा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वेरी मैक्लियोड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने उसी माउस के ब्लड का सैंपल को लिया, और उसके ब्लड सैंपल में जो केमिकल होगा उस केमिकल एक्टिविटी को स्टॉप करेंगे, तो वो जो रफ स्ट्रेन वैरायटी है वो स्मूथ में कन्वर्ट नहीं होगी। ये सिंपल लॉजिक था कि अगर कुछ कन्वर्ट हो रहा है तो किसकी वजह से कन्वर्ट हो रहा है, उसे स्टॉप करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो जो भी होगा उसे स्टॉप करने की कोशिश में बहुत सारे एंजाइम्स यूज किए। सपोज कार्बोहाइड्रेट मतलब प्रोटीन होगा, तो प्रोटीएजेस यूज किया। सपोज माल्टोज है तो माल्टेज यूज किया। सपोज आरएनए है तो आरएनएज यूज किया। फिर डीएनए है तो डीएनएज यूज किया। तो जैसे डीएनएज की एक्टिविटी, डीएनएज ने काम करना स्टार्ट किया, तो डीएनए गायब हुआ वहां से। तो नाउ डीएनए जाने के बाद आर स्ट्रेन वैरायटी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू स्मूथ स्ट्रेन वैरायटी। तो उनको समझ में आया कि डीएनए का ही कुछ गड़बड़ है, कि जिसकी वजह से जो वायरुलेंट पैथोजेनिक वायरस था वो, मतलब क्या है, वो कन्वर्ट हो रहा था। किसकी वजह से? वो डीएनए की वजह से। और वो कहां से कहां कन्वर्ट हो रहा था एक्चुअली? अवायरुलेंट वैरायटी इज कन्वर्टेड इनटू वायरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक वैरायटी इज कन्वर्टेड इनटू पैथोजेनिक। तो देखो, इसका गुड एग्जांपल हम जिंदगी के साथ ले सकते हैं। कोई इनबॉर्न है ना, कोई भी, मैं मेरा ये मैं मेरे 12th साइंस सी के लास्ट ईयर के बच्चे बहुत ही वीक थे, तो मैं उनको ऐसे ही बोलती थी कि हम लोग इंडिविजुअल डायमंड है। तो डायमंड की बहुत सारी वैरायटी रहती है ना, तो इनबॉर्न सब डायमंड ही होते हैं। लेकिन अगर वो डायमंड किसी कचरे में गिर गया
तो उसकी क्वालिटी कचरे की बन जाती है। तो उस तरह से यहाँ पे क्या कहना है कि इनबॉर्न जो है ना, कोई भी यहाँ पे डीएनए एज़ अ जेनेटिक मटेरियल रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगा। लेकिन एनवायरनमेंट की वजह से, अनफेवरेबल सिचुएशन की वजह से वो चेंज होता है। या तो उसका गुड एग्जांपल क्या कहेंगे, चोर जो रहता है ना, वो बाय बर्थ चोर नहीं होता। कोई ज़िंदा जन्मा हुआ छोटा बच्चा चोर होता है क्या बताओ? नहीं होता ना। उसको जैसे सिचुएशन मिलती है, अरे मेरा घर सँभालना है, मेरी फैमिली सँभालनी है, तो जहाँ ₹100 मिल रहे हैं, वहाँ पे ₹200 मिलाने के लिए वो चीटिंग करता है, तो वो चोर बन जाता है। छोटी-छोटी चीज़ों में चोर बनना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसकी डिमांड, उसका डिज़ायर बढ़ता है। तो वैसे ही वायरस का भी होता है। जब वायरस को मालूम होता है कि मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँ, तो ज़िंदा रहने के लिए वो उसका ऊपर मेकअप कर लेता है और मेकअप करके चोर बन जाता है, मतलब पैथोजेनिक बनता है। जो अपैथोजेनिक था, वो पैथोजेनिक बनता है, क्योंकि उसको सर्वाइव होना रहता है। लेकिन ये सच है या नहीं है, प्रूफ क्या है इसको? तो इस प्रूफ के लिए फिर हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट आया। तो आप सबको ये हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट भी क्लियर है, ऐसा मैं समझूँ और आगे जाऊँ? हर्शी एंड चेस अभी आपको क्लियर है कि उसने ये P32 रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया था और S35 रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ओके, थैंक यू। फिर उसके बाद ये डीएनए है, चलो माना मैडम डीएनए है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो डीएनए कहाँ पे है? तो सेल के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरह से है, ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में वो कहाँ है, कैसा है, वो हमारा क्लियर हुआ। ये क्लियर होने के बाद हमने क्या सोचा कि क्यों डीएनए को डबल होना चाहिए? डीएनए का रिप्लिकेशन क्यों होना चाहिए? तो हमें डीएनए का रिप्लिकेशन क्यों करवाना है? क्योंकि सेल का लाइफ स्पैन कम है। हाँ, पैकेज बराबर है। वो क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या आया? रिप्लिकेशन, मतलब डीएनए डबल क्यों होना चाहता है? क्यों डबल होना चाहता है? देखो, ज़िंदगी में हमारे पापा-मम्मी या दादा-दादी होते थे। तो आपके पापा-मम्मी नहीं होते थे, या तो आपके पापा-मम्मी नहीं होते तो आप लोग भी नहीं होते थे। तो ये नेचर का रूल है ना। अगर यूनिवर्स में डायनासोर है ही नहीं, तो अभी डायनासोर है ही नहीं, गए, खत्म हो गए। लेकिन पहले डायनासोर थे, है कि नहीं? हम हिस्ट्री के हिसाब से बोलते हैं कि नहीं, बताओ आप? हिस्ट्री में हमें मिला है कि नहीं इसका प्रूफ कि डायनासोर थे ऐसे। तो वही प्रूफ यहाँ पे भी आता है कि अगर जिंदगी में इस इंसान को कम से कम 100 साल जीना होगा, कोई इंसान को, तो उस 100 साल के लिए उसके बॉडी में उस सेल की वायबिलिटी रहनी चाहिए। नहीं तो वो सेल खराब हो जाएगी। जैसे हमारा बेसिन अगर 100 साल तक वॉश वॉश ऑफ नहीं किया, तो चिकट-चिकट बनेगा और काम नहीं करेगा, चोकअप हो जाएगा। तो वैसे ही सेल डे टू डे लाइफ में सेल ड्रेन होना होना स्टार्ट करती है। तो हर सेल का ड्रेन का टाइम अलग-अलग रहता है। डब्ल्यूबीसी कहती है, मैं तो बहुत दुबली हूँ, मैं तो बहुत छोटी है, मैं तो लड़ाई करती हूँ। जब देखो तब मुझे बॉर्डर पे खड़े कर देते हो आप लोग, तो मुझे तो बहुत लड़ना पड़ता है। जैसे सैनिक कैसे बॉर्डर पे खड़े होते हैं और लड़ते रहते हैं, तो कभी हाथ कटता है, कभी पैर कटता है, कभी बेचारे क्या-क्या फेस करते होंगे, कुछ मालूम नहीं। तो वैसे डब्ल्यूबीसी कहती है, मैं सब मरी हुई, आधी हुई, मरी हुई रहती हूँ, मैं ऑलवेज़ बैक्टीरिया के साथ लड़ती रहती हूँ। सॉरी। तो मुझे 1 और 2 दिन के लिए रहने दो, तो मेरा जो ड्रेनेज सिस्टम होगा वो आप सब लोग देख लो। ओके, ठीक है, तो उसका लाइफ स्पैन कम दिया। फिर आरबीसी कहती है, मुझे तो ऑक्सीजन कैरी करना रहता है, तो मुझे ज़्यादा दिन रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं रोज़ बनती जाऊँगी तो इंसान बिना ऑक्सीजन के मर जाएगा। तो इसलिए आरबीसी को कम से कम 90 टू 120 डेज़ का चांस दिया जाता है, मतलब 3 टू 4 मंथ्स वो रहती है। वैसे ही स्टमक की सेल रहेगी, वो अंदर कहती है, रोज़ मुझे एसिड के कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है, कितना जलना पड़ता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे ये तकलीफ सही नहीं जाती। तो सेल बाकी सेल कहती है, ठीक है, तू 21 डेज़ तो काम कर ले, फिर बाद में हम लोग देख लेते हैं। तो जब जब जिसका-जिसका टाइम खत्म होने आता है, तो वो सेल अपना-अपना डीएनए को कहती है, ये टाइम खत्म हो। उसका गुड एग्ज़ाम्पल मैं और बताती हूँ। देखो, अभी आपको ये एग्ज़ाम्पल पसंद है क्या? मतलब जो फैमिली लाइफ़ से रिलेटेड देती हूँ, ज़रा मुझे रिप्लाई करो, नहीं तो मैं आगे जाती जाऊँगी। तो इसका और एग्ज़ाम्पल कैसा होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे दादाजी या परदादाजी कहेंगे, ओके? तो दादाजी और दादाजी का घर हमने अभी नहीं देखा है। देखो, कभी भी नहीं देखा है। आप में से कोई रहेगा जिसने दादी का घर देखा होगा या तो नानी का घर देखा होगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो नानी के घर में चेंजेस आ जाते हैं और उसको डेवलप किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है।
और 20-30 साल के बाद वो घर बदलेगा और उसका बंगलो बनेगा, उसका फ्लैट बनेगा, कुछ तो होगा। तो इसका मतलब चेंज एक्सेप्ट करती है बॉडी। तो ये बॉडी में चेंज होना क्यों ज़रूरी है? अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में कोई रहेगा क्या? दादा-नानी के घर में और आपके आपके बच्चे सपोज़ हो जाएँगे, तो वो भी नहीं रहेंगे। तो सेल का भी यही हालत होती है। तो सेल जब कहती है कि हमें अभी ये टाइम पीरियड छोड़ने का टाइम पीरियड आया है, तो अपना जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी सेल की डायमंड है, जो भी सेल के पास गोल्ड है, वो गोल्ड सेल कहती है मैं इसको देती हूँ, इस सेल को देती हूँ। लेकिन जब देने की प्रोसेस आती है, उस प्रोसेस को कहेंगे डीएनए रिप्लिकेशन। ओके, तो एकदम से नहीं होता, वो पैसा या जो भी ज्वेलरी है, वो एक साथ नहीं दी जाती है। अगर उन लोगों ने एक साथ दे दी, तो आजकल का तो ज़माना ऐसा है कि फिर पैसा मिल गया तो फिर मम्मी-पापा को बाहर, आप बाहर हो जाओ, आपका आपके पास अभी कुछ पैसा नहीं है, आप कुछ काम भी नहीं करते हो। तो वो धीरे-धीरे बोलते हैं, हाँ, अभी तू ये फ्लैट तेरा सँभाल ले, ये तुझे ही करना है। तो सेल भी धीरे-धीरे कहती है कि मुझे तो वैसे भी जाना है, तो मैं क्या करती हूँ, इस सेल को ट्रेन करके जाती हूँ। इस सेल को मैं सब बताती हूँ। तो वो बताने वाला जो फैक्टर है, वो है डीएनए और वो कैसे बताएगा जब वो अपना पूरा इन्फॉर्मेशन किसी और सेल को देगा। तो ये डीएनए की इन्फॉर्मेशन देना इज कॉल्ड एज ए ट्रांसक्रिप्शन। उस प्रोसेस को क्या नाम दिया है? ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं एट ए टाइम आपको ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ाती हूँ और डीएनए रिप्लिकेशन भी पढ़ाती हूँ। तो ये जो दूरी है, ये जो मैंने ऐसा पेन से निकाला, उसका एक एंड है सपोज 3 डैश, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंड क्या आएगा बताओ? 5 डैश। ओके, यहाँ पे ये एंड है 5 डैश, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंड है 3 डैश। मैडम ये क्या रोज आप 3 डैश 5 डैश बता रही हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, एक अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज ये एडेनिन नाम का न्यूक्लियोटाइड है, ये नाइट्रोजन बेस से बना हुआ है, मतलब ये प्यूरिन और पायरिमिडिन कंपोनेंट जो बोलते हैं बेंजीन रिंग से बने। इसको कौन कनेक्ट होता है? इसको कनेक्ट होता है शुगर और उस शुगर का नाम है फॉस्फेट पेंटोज शुगर। अब पेंटो शुगर में ये कार्बन, 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 5 कार्बन रहेंगे ना? तो 5 कार्बन के थर्ड एंड पे सपोज ये फर्स्ट एंड है, ये 1, 2, 3, तो ये थर्ड एंड पे OH ग्रुप अटैच हुआ, सपोज हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुआ। तो नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट सपोज ग्वानिन है, ये ग्वानिन है। अब इसकी जो शुगर आएगी ना यहाँ पे, जिसका जो 5 1 1 एंड यही रहेगा, 1, 2, सपोज ये 3 है। फिर उसके बाद ये 4 हुआ, यहाँ पे 4 के बाद और एक कार्बन आएगा सपोज। उस कार्बन के एंड पे यहाँ पे सपोज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट H3PO4 कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 जो भी था, जो भी एंड है, सपोज यहाँ पे 5 हो गया एक्चुअली ये, तो यहाँ पे ये एक दूसरे को कनेक्ट होंगे। तो जिस एंड पे OH ग्रुप रहेगा, वो एंड हो गया 3 डैश एंड और जिस एंड पे H3PO4 कनेक्ट होगा, वो होगा 5 डैश एंड। ऐसे फिर नीचे जाते जाएंगे, फिर यहाँ पे ना 3 डैश और 5 डैश कनेक्ट होगा, फिर यहाँ पे भी 3 डैश और 5 डैश, फिर यहाँ पे भी 3 डैश और 5 डैश, ऐसे कनेक्ट होते होते ये इसका जो स्टार्टिंग एंड है वो 3 डैश है, तो इसका जो फ्री एंड रह जाता है ना इधर लास्ट वाला, दैट इज 5 डैश रह जाता है, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। सेम उसका कॉम्प्लीमेंट्री शुगर उल्टी बनती है, जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ पे ऐसा ड्रॉ किया है ना, वो यहाँ पे क्या बनेगा, सपोज एडेनिन है ना, तो यहाँ ग्वानिन कनेक्ट होगा, तो ग्वानिन को ये शुगर उल्टा ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब इस तरह से। ओके, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री कहा है, एंटी पैरेलल उल्टा। तो यहाँ पे जो एंड होगा, यहाँ पे PO4 ग्रुप आएगा, फॉस्फेट ग्रुप आएगा और यहाँ इसी एंड का जी के साथ जो भी रहेगा, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, इसकी जो एंड वाली शुगर रहेगी, यहाँ पे क्या कनेक्ट होगा बताओ? OH ग्रुप। इसलिए मैडम इस OH जहाँ पे रहता है उस एंड को 3 डैश एंड कहा जाता है और जो वहाँ पे PO4 रहता है उस एंड को 5 डैश एंड कहा जाता है। ये यहाँ से ऐसे रन हो रही है सपोज, आया समझ में? ये मॅम तुम्ही म्यूट झालात.
ओरिजिन, जहां जरूरी है उस पॉइंट को। अब डायग्राम बनाने के लिए चांस नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे पकड़ती हूँ, ये पॉइंट को ऐड किया, दैट इज कॉल्ड एज ए ओरिजिन। अब ओरिजिन से लेके वो शेप दिखा रहा है इन्वर्टेड वाई। अब ये जो 3' एंड ए है, उस 3' एंड पे हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा, उसके जो डीएनए के जो नाइट्रोजन बेसिस है वो ढूंढ के लेगा। यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे आएगा थाइमिन, ऐसा बनाते जाएगा। तो दैट प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लेकिन जब ये काम चालू होता है उसी टाइम दूसरी प्रोसेस चालू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो ये जो सेल के अंदर क्या है बताओ, डीएनए है, ये सेल के अंदर है ना, तो ये सेल का बाहर गेटकीपर मतलब एमआरएनए, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। ये क्या करता है, ये सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अंदर जाता है। सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब यहाँ से, मतलब सपोज ये सेल है, न्यूक्लियस है, ओके, ये न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए का एक एंड है 3', ये हुआ 5'। को ढूंढेगा। हाँ, तो आपको क्वेश्चन आएगा मैडम उसको अपना एंड कैसे समझ में आता है, तो उसका एंड समझने के लिए ये कौन सा एंड था 3' और यहाँ पे कौन सा रहेगा 5'। तो उसे अपना एंड समझता है क्योंकि इसका स्टार्टिंग एंड है ना AUG का कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। AUG, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा T, U का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा A और G का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा C। तो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में घूमता जाएगा, डीएनए को ढूंढता जाएगा। और एक बार हमें आदत बन जाती है ना, तो देखो आपको बोलना नहीं पड़ता, एक बार हमें बस प्रैक्टिस हो जाए वो चीज की, तो हम ऑटोमेटिकली करते हैं, बताना नहीं पड़ता कि इसको ऐसा घसा जाता है, इसको ऐसा किया जाता है। कुछ भी काम है, सपोज ब्रश करना है, बचपन में आपको मम्मी बोलती थी ब्रश ऐसे ऊपर नीचे करो, ये करो, अभी कोई बताता है, ऑटोमेटिकली आप लोग करते हो। तो वैसे ही ये घूमते घूमते ऑटोमेटिकली अपना टीएससी का एंड ढूंढता है, टीएससी किधर है, टीएससी किधर है। तो टीएससी उधर ही रहता है जहां पे रिप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है। इस एंड पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे रिप्लिकेशन नहीं हो रहा है ना, यहाँ हो रहा है, तो यहाँ से वो डीएनए को कॉपी करेगा। लेकिन कॉपी करता है तो क्या करता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेता है। किसका कॉम्प्लीमेंट्री लेता है, इस 3' एंड का। ये 3' एंड था ना, ये सबको क्लियर हो रहा है, मुझे बताओ। ये 3' एंड है रिप्लिकेशन का, ये सबको क्लियर है डीएनए का। ये एंड कौन सा है 3', और इस 3' से जो डीएनए जा रही है, हाँ यस, दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज अ लीडिंग, ये सबको क्लियर है, ओके। अब इस लीडिंग स्ट्रैंड पे कौन रन कर रहा है, एमआरएनए। क्या प्रोसीजर करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए वो उसका एंड खुद का कौन सा एंड है 5'। अब यहाँ पे जो 3' पे एडेनाइन था, उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ क्या था थाइमिन। ये क्या करता है, एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ लेता है, तो थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है यूरासिल। सपोज यहाँ ग्वानिन है, तो ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री वो क्या लेता है, साइटोसिन। सपोज यहाँ पे साइटोसिन है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या लेता है, ग्वानिन। तो इसलिए ये जो लीडिंग टेम्पलेट है वो एमआरएनए के लिए नॉनसेंस स्ट्रैंड बन जाता है, क्योंकि वो उससे कोड नहीं ले रहा है, वो यहां से ले रहा है, उसका सेंस इधर आ रहा है, उसके अपोजिट आ रहा है। सो दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज अ सेंस स्ट्रैंड which is running from 5' to 3' डायरेक्शन। समझ में आया सबको आपको। अब जब एक ही जीन को लिया जाएगा, सपोज AU जीन नाम का एक ही जीन है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए मोनोसिस्ट्रोनिक। उसे क्या नाम दिया, मोनोसिस्ट्रोनिक। लेकिन सपोज मेरे डीएनए के स्ट्रैंड पे बहुत सारे जीन है, आपको मैं बताऊं, एक इंसुलिन नाम का जीन बनाने के लिए, सपोज इंसुलिन नाम का हमें प्रोटीन बनाना है, तो एक प्रोटीन बनाने के लिए 1400 एमिनो एसिड्स की जरूरत होती है, और वो 1400 एमिनो एसिड्स के कितने जीन हो सकते हैं, मतलब सपोज एक ही ट्रिपलेट का एक जीन होगा, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 400 जीन्स हो सकते मिनिमम। तो कभी एक ही जीन इन्वॉल्व होगा तो दैट इज कॉल्ड एज ए मोनोसिस्ट्रोनिक।
और बहुत सारे जीन को इन्वॉल्व करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज ए पॉलीसिस्टोनिक। अब यहाँ पे क्या प्रोसीजर होती है, ये जो आरएनए है जो 5-2 कौन से एंड से 5-2 3- एंड से बाहर आया है। अब इस आरएनए के 5- और 3- एंड पे कुछ और प्रोसेस होती है, उससे अनवांटेड है, ये पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये जो अनवांटेड है इसे निकालना पड़ेगा ना, तो इसे गोल करेगा। सपोज ये अनवांटेड है तो इसे वो गोल करेगा। सपोज ये अनवांटेड है तो इसे ये गोल करके कट ऑफ करके देगा। कट ऑफ करने के बाद मेरा डीएनए कैसे दिखेगा पेंसिल का, ये एक टुकड़ा आया, फिर ये दूसरा टुकड़ा, बीच वाला टूट गया, फिर तीसरा आया बीच वाला, ये जो गोल गोल था वो कट होके निकला, ये गोल गोल था कट। तो ये बीच में जो कटिंग आया है वो कटिंग लीगेज एंजाइम से बाइंड अप होगा। अब ये बना एक आरएनए। अब इस आरएनए को जाके कहाँ बैठना है, यहाँ से जाके न्यूक्लियस के बाहर आना है। बाहर ही आके वो प्रोसीजर चालू है और उसको बैठना है राइबोसोम्स में, यहाँ पे जो राइबोसोम्स है। तो कैसे उसका स्टार्टिंग और एंडिंग हमको मिलना चाहिए ना, शुरुआत और क्या बोलते हैं एंडिंग तो मिलना चाहिए, आखिरी पॉइंट उसका मिलना चाहिए। तो उस जो शुरुआत को और आखिरी पॉइंट को मिलवाने के लिए वो ही अपने पहले एंड को क्या कहा जाएगा, कैपिंग। कौन सी प्रोसेस आएंगी बताओ, कैपिंग। कैपिंग और कौन सी प्रोसेस आएगी, टेलिंग। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। तो ये लीडिंग और लैगिंग मतलब क्या कंप्लीट हुआ, रिप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। और रिप्लिकेशन कैसा है होता है वो दिखाने के लिए मिसाल सन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट किया N14 आइसोटोप यूज करके। फिर हमें एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस समझना है, क्योंकि सेल का डीएनए का वो काम है, इंसुलिन बनाओ या तो प्रोटीन बनाओ या तो पेप्टिन बनाओ या तो लैक्टोज बनाओ या तो माल्टोज बनाओ। वो प्रोटीन को, ये तो मैंने शुगर बताया, लेकिन इसको बनाने की प्रोसेस जो है वो दो प्रोसेस से चलती है। वन दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रांसक्रिप्शन एंड दैट अदर वन इज कॉल्ड एज ए ट्रांसलेशन। उसमें से एक हमने कोशिश की कि डीएनए की इंफॉर्मेशन कौन पिकअप कर रहा है, mRNA, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए ट्रांसक्रिप्शन। अब सबको क्लियर हो रहा है ये, अभी हमें बताओ जरा सा। अब ट्रांसक्रिप्शन होते टाइम हमने इतना सारा उस दिन 2-3 दिन से वही पढ़ा रही हूँ मैं, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो पहला लिया जा रहा है वो प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल, मतलब वो डिसाइड करना कौन से एंड से लेना है, ये हमने क्लियर किया। और ये क्लियर करने के बाद जो mRNA को हमने बाहर निकाला था वो mRNA 3 प्रोसेस से गया, 5' एंड पे पहला कैप लगाया, ग्वानिन पे ट्राइफॉस्फेट लगा के, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कैपिंग। और एंडिंग हो गया टेलिंग प्रोसेस। और जो अनवांटेड मटेरियल थे वो इंट्रॉन, और जो मटेरियल यूजफुल है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, दैट आर कॉल्ड एज एक्सॉन। इस तरह से हमारा क्या प्रोसेस हुआ, ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्या हुआ बताओ, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए टू कहां पे कन्वर्ट हुआ, mRNA मैसेंजर आरएनए इन यूकैरियोट्स। तो यहाँ तक हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया। फिर उसके बाद कल परसों हमने जो भी स्टार्ट किया था ये था जेनेटिक कोड है, बाइनरी कोड। बाइनरी कोड का मीनिंग क्या है, सबको क्लियर हो रहा है, दिख रहा है स्क्रीन, हमें नहीं दिख, ठीक है। तो ये कोड को क्या नाम दिया है, बाइनरी कोड। तो ये जेनेटिक कोड जो है वैसा ही बाइनरी कोड रहता है, मतलब बाइनरी कोड कैसे लैंग्वेज रन करता है कंप्यूटर का 0 एंड 1, उसी लैंग्वेज में। तो वैसे यहाँ पे जेनेटिक कोड का लैंग्वेज के लिए जो लेटर है वो लेटर ओनली कितने हैं, 4। वो 4 में से कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ये 4 ही लेटर रहते हैं। लेकिन इस 4 लेटर में जब mRNA लेता है तो थायमिन का रिप्लेस होता है यूरासिल से। आई थिंक हमने ये आपको पढ़ाया था कि अगर जेनेटिक कोड 4 ही लेटर से बनता, जैसे एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में हमारे कितने वर्ड्स रहते हैं, ABCDEFGH 27, बराबर है। तो जितना बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है
क्या भी, तो ये 27 लेटर से पूरा एनसाइक्लोपीडिया इंग्लिश का बनता है। तो अगर मेरे पास जेनेटिक कोड के लिए लैंग्वेज है तो मेरे पास एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ये 4 ही लेटर है। तो अगर 4 लेटर है तो मेरा लैंग्वेज 4 ही वर्ड में बनेगा। तो एडेनिन से सपोज एक प्रोटीन बना, ग्वानिन से दूसरा प्रोटीन बना, थायमिन से तीसरा प्रोटीन बना और साइटोसिन से चौथा प्रोटीन बना। तो मेरी बॉडी में 4 ही प्रोटीन आएंगे, लेकिन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 20 अमीनो एसिड। इट इज अ फिक्स, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो 20 है और बॉडी में वो ऑटोमेटिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंस्टिट्यूएंट क्यों आना चाहिए? तो अगर 2 कंस्टिट्यूएंट तो ये 4 होंगे। ऐसा ही ग्वानिन का पेयरिंग होगा, वो भी 4 होगा। ऐसा ही थायमिन का पेयरिंग होगा, वो भी 4 होगा। ऐसा ही साइटोसिन का पेयर होगा, तो वो भी 4 होगा। तो सारे मिल के कितने बनेंगे? तो इसलिए जेनेटिक कोड आता है 3 लेटर्स यूज करके आएंगे। फिर ये लिखा ग्वानिन, यहाँ पे लिखा थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री यूरासिल, तो यहाँ पे आएगा साइटोसिन। तो मुझे तीसरा भी लेना पड़ेगा ना यहाँ पे, एडेनाइन। ओके, तो यहाँ पे मैं और साइटोसिन। तो देखो ये ए और ये ए, इन चारों को, तीनों को मिलके कंबाइन कोड बनेगा ए ए ए। फिर क्या बनेगा? ए, ये फर्स्ट वन ए, ओके लास्ट 10 मिनट्स। हाँ, फिर उसके बाद तीसरा ए सी। ओके, तो ये 4 हुए। ये सबको क्लियर हो रहा है? जरा मुझे बताओ प्लीज फास्ट सब लोग, ये मैंने कैसे किया? ए क्या लिया? किसको समझा नहीं? नहीं है तो ना बोलो। हाँ, थैंक यू। तो ये सब क्लियर हुए, ये 4 हुए सपोज यहाँ पे एडेनिन से। तो वैसे ही यहाँ पे मैं क्या ले सकती हूँ? ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन को लूंगी। तो ये 1 2 3 4 हुए। फिर यहाँ पे भी 4 बनेंगे, यहाँ पे भी 4 बनेंगे, यहाँ पे भी 4 बनेंगे। तो यहाँ पे कितने बने? 4 + 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 16। तो एडेनिन से मुझे 16 मिले, ग्वानिन से मुझे 16 मिले, यूरासिल से मुझे 16 मिले और साइटोसिन से मुझे 16 मिले। तो टोटल 64 ट्रिपलेट मिले। अब इस 64 ट्रिपलेट में से मुझे तो 20 के डबल मिल गए, 20 × 3 60 मिल गए। देखो, तो मुझे इतने जरूरी है। अब जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स, डीएनए मॉलिक्यूल 20 डिफरेंट है, तो एनकोडेड बाय 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस होंगे, तो 4 ही होंगे। फिर जेनेटिक कोड किस तरह से ट्रिपलेट के फॉर्म में आया, वो उन्होंने कहा सफिशिएंटली 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड को वो 64 डिफरेंट कोडेट में। और ये सब का रिसर्च जो है ये साइंटिस्ट ने किया, डॉक्टर हर गोविंद खुराना। तो उन्होंने कहा कैसे, यहाँ पे अभी फास्टली मैं चार्ट बनाती हूँ। देखो अब कैसे 20 क्लियर होते हैं वो पहले देखते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं पढ़ाना, लेकिन अच्छा है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारी बॉडी से रिलेटेड है ना, तो हमको इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो फिनिल एलेनाइन नंबर 1, ल्यूसिन नंबर 2, यहाँ पे भी ल्यूसिन है इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ। फिर इलीन नंबर 3, मिथियोनाइन नंबर 4, वैलिन नंबर 5, सेरिन नंबर 6, प्रोलिन नंबर 7, थायरोसिन नंबर 8, एलेनाइन कहीं हुआ है क्या? नहीं, नंबर 9। फिर उसके बाद टायरोसिन TYR कहाँ आया है क्या? देखो नहीं, तो ये नंबर 10। फिर उसके बाद हिस्टाइन नहीं हुआ, नंबर 11। ग्लाइसिन या ग्लैनिन बोलो, ये 12 आ गया। ये आर्सेनिक कुछ है 13। ये LYS कहाँ हुआ? लाइसिन हुआ दे कहीं पे? नहीं, 14। ASP हुआ कहीं? नहीं, 16। ग्लूसिन 17। फिर उसके बाद सिस्टाइन 18।
फिर उसके बाद अर्जिनाइन 19, सेरिन कहीं पे हुआ है ना, SCR आया है क्या? देखो SCR कहीं पे आया है क्या? नहीं हुआ, 20। ARG कहाँ आया है? 20 आने चाहिए। देखो कहीं दिख रहा है ARG? यस और नो? ऊपर ही हुआ ना, 19 को मैंने ARG नंबर दिया है, तो यहाँ पे ARG को कैसे नंबर दूंगी? हाँ, हो गया है, बराबर है। और GLY भी, ग्लाइसिन भी हुआ है। हाँ, तो ऐसे अप्रोक्सीमेटली जो भी है, कहीं पे मैंने डबल नंबरिंग किया होगा, तो यहाँ पे क्या आएंगे? 20। तो ये 64 कोड है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 4 4 4, टोटल हो गए 16। तो ऐसे 64 कोड में से चारों के चारों कोड ल्यूसिन नाम का प्रोटीन बनाते हैं। तो ये किस तरह से होता है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए हम लोग डालेंगे डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताती हूँ। अभिनव कितना टाइम है अभी? 4 मिनट। जेनेटिक कोड इज ऑलवेज ट्रिपलेट। तो ये ट्रिपलेट मतलब GUU जो हमने कहा ना, GUC, वो 3 ही लेटर लेगा। तो 3 लेटर लेगा, क्यों? क्योंकि हमें 20 अमीनो एसिड को बनाना है, इसलिए फिक्स रखा है हमने। सो जेनेटिक इतना ही आपको याद रखना है, जेनेटिक कोड इज ऑलवेज ट्रिपलेट एंड बेस सीक्वेंस इन द कोडन इज ऑलवेज 5' to 3' डायरेक्शन। इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म यू या तो ए और 3 लेटर को ही सिलेक्ट करेगा, और इसका जो सीक्वेंस है कोडॉन, वही कौन सी डिस्टिंक्ट पोलैरिटी है दिखाओ? दैट इज ऑलवेज रीड फ्रॉम व्हाट डायरेक्शन? 5' to 3' डायरेक्शन, नॉट फ्रॉम 3' to 5' डायरेक्शन, अदरवाइज मैसेज विल चेंज। इसलिए 5' पे हमने AUG कहा था। अगर हमने अभी एक्सप्लेन किया होगा, वहां पे आप देखा होगा, तो हमने बोला था कि वो जो नाइट्रोजन बेस आता है ना नोटबुक में, हाँ, तो हमने अभी कहा था RNA जब सिंथेसाइज होता है, तो RNA का सिंथेसाइजिंग एंड 5' क्यों होता है? क्योंकि वो अपना कोड ढूंढता है पहले, AUG। उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या आएगा? T, एडेनिन का आता है थायमिन, यूरासिल का आता है एडेनाइन, और ग्वानिन का आएगा साइटोसिन। तो जो रिप्लिकेशन होगा उसके 3' एंड पे, यहाँ पे उसे TAC मिलेगा, तो ही यहाँ पे mRNA बनेगा, और उसका 5' एंड होगा। तो इसीलिए RNA प्राइमर कहा जाता है। और यहाँ पे कैप लगेगी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कैपिंग। तो T का कॉम्प्लीमेंट्री वो क्या लेगा? U। A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या लेगा? नहीं, T का कॉम्प्लीमेंट्री A का कॉम्प्लीमेंट्री लेगा U, और C का कॉम्प्लीमेंट्री लेगा G। तो AUG ये उसका पहला इनिशिएटिंग कोडॉन है, ये याद रखना। तो मैसेज विल चेंज, एग्जाम्पल वो एक ही कोड को पकड़ेगा, AUG को, पहला स्टार्ट वाला। दरवाजे से ही घर के अंदर जा सकते हैं, और कहीं रास्ता नहीं है, खिड़की से इतना बड़ा पर्सन नहीं जा सकता, ग्रिल लगाई रहती है, दरवाजा ही खुला रहता है, और खुला वाला दरवाजा मतलब AUG। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, कभी भी AUG के ऊपर दूसरा जेनेटिक कोड नहीं जाएगा, ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। ईच सिंगल बेस इज अ पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन, एडजेसेंट कोडॉन कभी भी ओवरलैप नहीं होगा। मतलब यहाँ पे 6 मतलब 6 consecutive bases amino acid molecule will be in the chain। तो एक जो चेन होगी, 1 2 3 और ये 3, तो ये एक 3 का एक अमीनो एसिड आएगा, और ये 3 का एक अमीनो एसिड आएगा, तो 6 अमीनो एसिड आएंगे। लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होगा कि दूसरे पे ओवरलैप है इसलिए एक ही अमीनो एसिड आएगा। दैट हैड नॉट बी नो ओवरलैपिंग। तो पहली प्रॉपर्टी हुई जेनेटिक कोड इज ऑलवेज ट्रिपलेट, 3 में ही रहता है। जेनेटिक कोड को डिस्टिंक्ट पोलैरिटी रहती है, 5' to 3' एंड से ही रन करता है। जेनेटिक कोड कभी भी ओवरलैप नहीं होता, इट इज नॉट ओवरलैपिंग। फिर जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, ऐसा कुछ नहीं हम वर्ड लेटर डालने के लिए कॉमा डालते हैं, कुछ जरूरी नहीं, वो ऑटोमेटिकली कैप करता है, रीड करता है। तो जेनेटिक कोड में कभी भी गैप नहीं रहती, पंक्चुएशन मार्क नहीं रहता,
कुछ भी नहीं रहता, वो डायरेक्ट रहते हैं, तो जेनेटिक कोड इज कॉल्ड एज ए कॉमालेस। फिर जेनेटिक कोड हैज अ डीजेनरेसी, ये जरा डीप टॉपिक है, ये कल पढ़ाती हूँ इसको। वूबल हाइपोथेसिस है, बहुत मस्त टॉपिक है, लेकिन ये कल लेते हैं। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, मतलब सबकी बॉडी में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मैंने आपको पहले भी बताया, बैक्टीरिया वायरस सब में सेम रहता है। और सबका सपोज सबकी बॉडी में एयूजी होगा, तो एयूजी कोड करेगा मिथियोनाइन कोई, उसका मीनिंग है यूनिवर्सल। एयूजी मतलब मिथियोनाइन, वो बैक्टीरिया की सेल हो, प्लांट की सेल हो, ह्यूमन की सेल हो, कोई डेड बॉडी की सेल हो, कुछ भी हो, उसका इनिशिएशन कोड एयूजी है, तो एयूजी मतलब मिथियोनाइन है। वो नॉन एम्बिग्यूअस, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है, वो सीधा है, कुछ ओवरलैपिंग नहीं, कुछ अल्टरनेटिव नहीं। टू डिफरेंट एमिनो एसिड कैन नेवर बी कोडेड बाय द सेम कोडॉन, कभी भी दो, नेवर मतलब जो एमिनो एसिड से दो एमिनो एसिड कभी भी एनकोडेड बाय द सेम कोडॉन, एक कोडॉन AUG से मिथियोनाइन